हेलो और रिव्यू बॉस में आपका स्वागत है। आप आज रात एक कहानी की तलाश में यहां आए हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ कहानियां चेतावनी भी हो सकती हैं? एक ऐसी दुनिया से चेतावनी जो हमारी दुनिया के परे मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जो हमें देखती है, हमारा इंतजार करती है और कभी-कभी हमें छूने के लिए पहुंचती है। आज रात हम किसी फिल्म के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम फिक्शन पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम रियलिटी की परतों को हटाकर उसके नीचे छिपे अंधेरे को देखने वाले हैं। ये एक परिवार, एक घर और एक ऐसी प्रेजेंस की सच्ची कहानी है। एक ऐसी कहानी जो इतनी डरावनी है कि यह आज भी हमें डराती है। क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? ये एक सिंपल सवाल है ना? लेकिन इसका जवाब बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए भूत देर रात की फिल्मों और कैंपफायर की कहानियों का हिस्सा होते हैं। हमें एक सिहरन महसूस होती है, हमें रोमांच मिलता है और फिर हम लाइट जला देते हैं और सब खत्म हो जाता है। लेकिन हॉडसन परिवार के लिए लाइट जलाने से कुछ नहीं हुआ। अंधेरा सिर्फ उनके घर के कोनों में नहीं था, यह दीवारों के अंदर था, हवा में था जिसमें वे सांस ले रहे थे, और जल्द ही यह उनमें से एक के अंदर होगा। यह कमजोर दिल वालों के लिए कहानी नहीं है। 1977 की लेट समर में दुनिया एक अलग जगह थी। लाइफ सिंपल लगती थी। पेगी हॉडसन के लिए एक सिंगल मॉम बच्चों को पालने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। मार्गरेट 13 साल की, जेनेट 11, जॉनी 10 और बिली 7। वे हाल ही में एनफील्ड के 24 ग्रीन स्ट्रीट पर एक मॉडेस्ट काउंसिल हाउस में शिफ्ट हुए थे। यह एक फ्रेश स्टार्ट था, एक सेफ हेवन। घर अनरिमार्केबल था, बस एक और ईंटों वाला घर, लेकिन अंदर कुछ उनका वेट कर रहा था, कुछ डॉर्मेंट। पहली नाइट्स में आम आवाजें, फ्लोर बोर्ड्स की चरमराहट, पाइप्स की कराह। पेगी और बच्चे सिर पर छत पाकर खुश थे। उन्होंने दीवारें पेंट की, फर्नीचर अरेंज किया, कमरों में होप भरी। जेनेट और मार्गरेट ऊपर का बेडरूम शेयर करती थीं, बेड ऑन पोजिट वॉल्स से लगे हुए। वे मां के बाद फुसफुसाती और खिलखिलाती। सेफ महसूस किया कुछ टाइम के लिए। किसी ने उनकी इनोसेंट फुसफुसाहट सुनी, कुछ जो वहां बिलोंग नहीं करता था। 30 अगस्त की रात शांति भंग हुई। जेनेट ने कहा, मेरा बेड हिल रहा है। पेगी ने थकान से इसे डिसमिस किया। उसने सोचा वे खेल रहे हैं, लेकिन हिलना बंद नहीं हुआ। कुछ मिनट बाद लड़कियां चीख पड़ी। पेगी दौड़ी और उन्हें हडल्ड पाया, चेहरे पीले। उन्होंने कहा, बेड अपने आप हिल रहा था। पेगी ने बेड चेक किया, सब सामान्य लगा, या ऐसा उसने सोचा। डिस्टर्बेंस बोल्ड हो गए। एक भारी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स फ्लोर पर खिसक गया, इतनी फोर्स कि 2 लड़कियों के लिए रिप्लिकेट इम्पॉसिबल। पेगी ने धकेला, पर वह नहीं हिला, जैसे किसी इनविजिबल पावरफुल हाथ ने पकड़ा हो। ठंडी दहशत फैली। यह बच्चे गेम नहीं थे। फैमिली ने लिविंग रूम में पूरी रात हडल्ड बिताया, ऊपर वापस जाने से बहुत डरे हुए। ग्रीन स्ट्रीट का हॉन्टिंग शुरू हो गया था। शुरू की घटनाएं तो बस शुरुआत थीं, टेरर के सिम्फनी की एक शांत प्रस्तावना। जो फर्नीचर हिलने से शुरू हुआ था, वह जल्द ही परिवार की सैनिटी पर एक फुल ब्लोन असॉल्ट बन गया। घर कांस्टेंट फियर की जगह बन गया। हॉल में हर वक्त आवाजें गूंजती रहती थीं। जोरदार इनएक्सप्लिकेबल नॉक्स होती थीं, जो दीवारों के अंदर से आती हुई लगती थीं और परिवार का कमरा दर कमरा पीछा करती थीं। कभी कभी यह एक सॉफ्ट टैपिंग होती थी, जैसे लकड़ी पर नाखून। दूसरी बार यह एक वायलेंट बैंगिंग होती थी। परिवार को ऐसा लगता था जैसे वे एक ड्रम के अंदर रह रहे हैं, जिसमें एक अनसीन ड्रमर सिर्फ उनके लिए एक टेरिफाइंग रिदम बजा रहा हो। फिर चीजें आने लगीं। खिलौने जो कभी बच्चों के लिए कंफर्ट और जॉय का स्रोत थे, हथियार बन गए। लेगो ब्रिक्स अचानक अविश्वसनीय स्पीड से कमरे में उड़ने लगती थीं। मार्बल्स अपने आप फर्नीचर के नीचे से लुढ़कते हुए निकल आते थे, रात के सन्नाटे में लकड़ी के फर्श पर खड़खड़ाते हुए। बच्चों का कमरा इस मेलेवोलेंट एक्टिविटी का एपिसेंटर बन गया, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम अब लागू नहीं होते थे। पेगी कमरा साफ करती थी और कुछ ही मिनटों बाद वापस आती थी तो उसे वह पूरी तरह क्योस में मिलता था। सामान चारों तरफ बिखरा हुआ मिलता था, जैसे कोई टॉर्नेडो उसमें से गुजरा हो। वह एंटिटी अपनी प्रेजेंस बता रहा था। वह उन्हें दिखा रहा था कि वह क्या कर सकता है। सबसे डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट, हालांकि, वह था जो 11 साल की जेनेट के साथ होने लगा। वह एंटिटी अपनी एनर्जी उस पर फोकस करता हुआ लग रहा था। उसे इनविजिबल हाथों से धकेला जाता था। उसका शरीर बेड से ऐसे फेंक दिया जाता था जैसे वह एक रैग डॉल हो। उसके आसपास अजीब कोल्ड स्पॉट्स आते जाते रहते थे।
लेकिन असली हॉरर तब शुरू हुआ जब उसने बोलना शुरू किया। वह उसकी आवाज नहीं थी, एक गहरी, गटरल और रास्पी आवाज उसके छोटे से शरीर से निकलती थी। यह एक बूढ़े आदमी की आवाज थी जो गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। वह परिवार को श्राप देती थी, वह उन्हें धमकाती थी। इस आवाज ने अपना परिचय दिया और इसने हॉन्टिंग को एक नाम दिया। मरने से ठीक पहले मैं अंधा हो गया था, आवाज जेनेट के होठों से निकली। और फिर मुझे हेमोरेज हुआ और मैं सो गया और डाउनस्टेयर्स कोने वाली कुर्सी में मर गया। आवाज ने खुद को बिल विल्किंस बताया, एक ऐसा आदमी जो हॉटसन के आने से बहुत पहले इस घर में रहा था और मरा था। उसने अपनी मौत के बारे में इतनी चिलिंग क्लैरिटी से बताया कि जिसने भी सुना उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जेनेट, एक छोटी लड़की जिसे घर के इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी, एक मरे हुए आदमी की आत्मा को चैनल कर रही थी। पॉल्टरगाइस्ट अब सिर्फ अजीब घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं था, अब उसकी एक आवाज थी, उसकी एक आइडेंटिटी थी, और वह एक बच्चे को अपना माउथपीस बना रहा था। हॉडसन फैमिली एक बुरे सपने में फंस गई थी। वे बिल्कुल अकेले थे। पेगी परेशान थी, उसने पुलिस को बुलाया। WPC कैरोलिन हीप्स 31 अगस्त को पहुंची। उसे लगा यह डोमेस्टिक डिस्प्यूट होगा। जैसे ही वह घर में आई, उसने जो देखा वह कभी नहीं भूला। दीवारों से नॉक्स सुनाई दिए। एक कुर्सी फर्श पर खुद ब खुद खिसक गई। वह कई फीट चली गई। कोई ट्रिक नहीं थी, कोई स्ट्रिंग्स नहीं थी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। अधिकारी ने रिटन स्टेटमेंट साइन किया। पुलिस ने कहा यह उनका मामला नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया। पड़ोसी पहले सोचते थे यह बच्चों का शोर है। विक नॉटिंगम एक रात आया, उसने नॉक्स सुनी पर सोर्स नहीं मिला। खबर फैलने लगी। फैमिली ने डेली मिरर को कॉल किया। ग्राहम मॉरिस, फोटोग्राफर, डगलस बेंस, रिपोर्टर, वे स्केप्टिक्स थे और बच्चों के कमरे में कैमरा सेट किया। घंटों साइलेंस रहा। वे पैक करने लगे। तब अचानक चीजें उड़ने लगीं। लेगो ब्रिक्स उड़ते हुए, छोटी चीजें हवा में। मॉरिस का कैमरा ब्रिक से टकराया। मॉरिस ने आइकॉनिक फोटो लिए। रिमोट कंट्रोल कैमरा ने जेनेट को फेंके जाने की फोटो ली। एक फोटो में वह अपने बेड के ऊपर तैरती दिखी। ये इमेजेस प्रकाशित हुई। एनफील्ड पोल्टरजिस्ट नेशनल सेंसेशन बन गया। पर फैमिली के लिए यह दोगुना जख्मी था। इन्वेस्टिगेटर्स भी आए और तिरस्कार भी। उनका निजी दर्द सार्वजनिक हो गया। जैसे जैसे पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी तेज होती गई, वैसे वैसे गवाहों की संख्या भी बढ़ती गई। इन्वेस्टिगेटर्स, साइचिक्स, जर्नलिस्ट्स, क्यूरियस ऑनलुकर्स। ग्रीन स्ट्रीट वाला घर एक रिवॉल्विंग डोर बन गया। मॉरिस ग्रोस SPR का प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर बन गए। उन्होंने हाल ही में अपनी बेटी जेनेट को खोया था। उन्होंने घर में काउंटलेस आवर्स स्पेंट और हर अजीब घटना को मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट किया। वह रैशनल एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए डिटरमिन्ड थे। ग्रोस अपनी इन्वेस्टिगेशन में अकेले नहीं थे। जल्द ही उनके साथ गाय लायन प्लेफेयर भी जुड़ गए। साथ में उन्होंने लगभग 18 महीनों की अवधि में घर में 1500 से अधिक पैरानॉर्मल इवेंट्स रिकॉर्ड किए। उन्होंने हर दस्तक, हर फेंकी गई चीज, हर डिसएम्बॉडीड वॉइस को कैटलॉग किया। उन्होंने फर्नीचर को अपने आप चलते हुए देखा, आग को अपने आप लगते और फिर बुझते हुए देखा, फर्श पर कहीं से भी पानी के पूल्स को देखा। उन्होंने घंटों ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड की जिसमें जेनेट के माध्यम से बिल विल्किंस की चिलिंग वॉइस कैद हुई। साथ ही अन्य और भी सिनिस्टर वॉइसेस रिकॉर्ड हुए। उन्होंने जेनेट के कमरे के दरवाजों और खिड़कियों को टेप से सील कर दिया। फर्श पर आटा फैलाया। जेनेट को अपने मुंह में पानी रखने के लिए कहा ताकि देखा जा सके क्या वह वॉइस निकाल सकती है। बार बार एंटिटी ने उन्हें आउटस्मार्ट किया। यह इंटेलिजेंट था, यह मलिशियस था और यह प्लेफुल भी लग रहा था। ये एक पल के लिए कैमरों के सामने परफॉर्म करता और फिर अगले ही पल पूरी तरह से शांत हो जाता। घर उसका स्टेज था और हॉडसन फैमिली उसके अनविलिंग एक्टर्स थे। विटनेस्ड एक्टिविटी की शीर वॉल्यूम ने इनफील्ड केस को इतना कंपेलिंग बना दिया। पड़ोसियों, सोशल वर्कर्स, यहाँ तक कि एक लॉलीपॉप लेडी, कुल मिलाकर 30 से अधिक अलग अलग लोगों ने कोऑपरेटिंग टेस्टिमोनी दी। यह हॉन्टिंग स्केप्टिक्स को अपनी रियलिटी की वेरी नेचर पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। एनफील्ड हॉन्टिंग से सबसे कंपेलिंग और टेरिफाइंग एविडेंस वॉइस की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ही हैं। एंटिटी ने कई तरह की साउंड्स निकाली। सबसे प्रोमिनेंट थी एक आदमी की डीप ग्रेवली वॉइस जिसने खुद को बिल विल्किंस बताया। यह वॉइस जो एक 11 साल की लड़की के वोकल कॉर्ड्स से निकली थी, इन्वेस्टिगेटर्स इसे समझा नहीं पाए। डॉक्टरों ने जेनेट को एग्जाम किया और कंफर्म किया कि उसके वोकल कॉर्ड्स में फिजिकली कुछ भी गलत नहीं था।
यह एक एनाटॉमिकल इम्पॉसिबिलिटी थी, फिर भी दर्जनों लोगों ने इसे सुना। बिल की आवाज सिर्फ एक रैंडम साउंड नहीं थी। उसने कॉन्वर्सेशंस की, उसने मॉरिस ग्रोस के सवालों के जवाब दिए, उसने एड वॉरेन के सवालों के जवाब दिए, उसने घर में अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपनी फैमिली के बारे में बताया, अपनी डेथ के सर्कमस्टेंसेस बताए। मैं भूत हूं, वह क्रोक करता था। यह मेरा घर है। एंटिटी को अटेंशन पसंद थी, अक्सर क्रूड और फाउल माउथ टायरेट्स में एंगेज करता था। वह कॉन्वर्सेशंस इंटरप्ट करता था, थ्रेट्स देता था और एक ड्राई रैटलिंग लाफ हंसता था। इन्वेस्टिगेटर्स क्लेम्स वेरीफाई करने के लिए डेस्परेट थे। अगर वे प्रूव कर पाते कि बिल विल्किंस उस घर में रहा और मर गया था, तो यह पैरानॉर्मल एक्टिविटी का इरेफ्यूटेबल प्रूफ होता। एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद बिल विल्किंस का बेटा टेरी सामने आया। उसने कंफर्म किया कि उसके पिता कई सालों तक उस घर में रहे। उसने उनकी डेथ के चिलिंग डिटेल्स भी कंफर्म किए। बिल विल्किंस लिविंग रूम के कोने में अपनी पसंदीदा आर्मचेयर में बैठे थे जब उन्हें सेरिब्रल हेमोरेज हुआ। वे अंधे हो गए, सो गए और गुजर गए, बिल्कुल वैसे ही जैसा जेनेट की वॉइस ने डिस्क्राइब किया था। इस कॉन्फर्मेशन ने इन्वेस्टिगेशन में शॉक वेव्स भेज दिए। हालांकि बिल की वॉइस अकेली नहीं थी। कभी-कभी टेप्स पर दूसरी साउंड्स भी रिकॉर्ड होती थीं, डिमोनिक ग्राउल्स, हिसिंग और हाई पिच्ड कैकलिंग। वॉरेंस का मानना था यह ट्रू इनह्यूमन एंटिटी था, क्रॉचेटी ओल्ड मैन के फसाड के पीछे छिपा हुआ। दूसरी तरफ वॉइसेस का कोरस बताता था कि हॉडसन हाउस सिर्फ एक स्पिरिट से हॉन्टेड नहीं था, बल्कि कई के लिए एक गेटवे था। जेनेट हॉडसन के आसपास की एक्टिविटी इस पूरे केस का सबसे वायलेंट और विजुअली शॉकिंग एस्पेक्ट थी। एंटिटी ने उसे अपना प्राइमरी टारगेट और अपना मेन वेसल चुना था। वह सिर्फ एक माउथपीस नहीं थी, वह इनविजिबल टॉर्मेंटर के लिए एक खिलौना थी। विटनेसेस, उसकी अपनी मां, इन्वेस्टिगेटर्स ने उसे लेविटेट करते हुए देखा। यह कोई जेंटल फ्लोटिंग नहीं थी, यह अक्सर वायलेंट होती थी। उसे सोते समय उसके बेड से ऊपर उठाया जाता और हवा में रखा जाता। कभी कभी वो घूमती, फिर एक भारी धड़ाम की आवाज के साथ उसे वापस मैट्रेस पर गिरा दिया जाता। ग्राहम मॉरिस द्वारा ली गई फेमस फोटोग्राफ्स में ऐसा ही एक मोमेंट कैप्चर किया गया है। उसका शरीर अकड़ा हुआ और हॉरिजॉन्टल है, हवा में। फिजिकल अब्यूज लगातार हो रहा था। कई बार इनविजिबल फोर्स उसे कमरे में फेंक देती थी। पेगी हॉडसन ने एक डरावनी घटना बताई जहां बेडरूम के पर्दे जेनेट की गर्दन के चारों ओर लिपट गए, उसे गला घोंटने की कोशिश कर रहे थे। पेगी ने कपड़े को हटाने के लिए संघर्ष किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक इम्पॉसिबली स्ट्रॉन्ग अनसीन असैलेंट से लड़ रही हो। जेनेट को अक्सर अजीब और असंभव पोजीशंस में पाया जाता था। एक छोटी कैबिनेट के अंदर फंसी हुई, एक ऊंची शेल्फ के ऊपर सोती हुई मिली। उसे याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंची। उसका शरीर अक्सर छोटों और खरोंचों से ढका होता था। इस फिजिकल टॉर्मेंट का क्लाइमेक्स अक्सर डरावनी आवाजों के साथ होता था। जब जेनेट को फेंका जा रहा था या वो लेविटेट कर रही थी, तो बिल की गहरी गरगराती आवाज या ज्यादा सिनिस्टर डिमोनिक गुर्राहट से कमरा भर जाता था।